दोस्तों, आज हमारे साथ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य अली अनवर अंसारी हैं। हम लोगों ने मुसलमान वोटों में मुसलमान वोटरों के नई नई सोच समझ और उनकी नई प्राथमिकताओं के ऊपर जो बहस शुरू की है, जो बहस दरअसल एआईएमआईएम के महाराष्ट्र में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, उन नगर निगम चुनाव के प्रदर्शन से निकली है बहस और उसके ऊपर हम लोग कई चर्चाएं कर चुके हैं। कल हम लोगों ने दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ चर्चा की थी। आज हम लोग अली अनवर अंसारी साहब के साथ चर्चा करेंगे। अली अनवर अंसारी का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि नई परख के मंच पे वो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए उनका परिचय देना जरूरी है। अली अनवर साहब ने बहुत समय पहले एक पुस्तक लिखी थी, मसावात की जंग। उस पुस्तक को पढ़ के ही हम लोगों को पता चला कि मुसलमानों में पसमानदा नाम की श्रेणी, यानी पिछड़े हुए मुसलमानों की जो श्रेणी है, वो किस तरह की श्रेणी है। और अली अनवर साहब का दावा है कि 80% से ज्यादा मुसलमान पसमानदा हैं, यानी पिछड़े हुए मुसलमान हैं। इनमें से बहुत सी जातियों को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण भी मिलता है, कम से कम उसमें प्रावधान है। आरक्षण के लाभ उन तक पहुंचते नहीं पहुंचते ही का अलग मसला है, लेकिन प्रावधान है उनको आरक्षण देने का। और ये जो पूरी बहस हुई है, इस बहस में बहुत सारे ऐसे सवाल बनते हैं जो हम लोगों को अंसारी साहब के सामने पेश करने चाहिए। तो स्वागत है अली अनवर साहब आपका नई परख के मंच पर। बहुत मेरा बहुत शुक्रिया जी अभय जी दुबे जी। जी सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं हम्म, कि अपने चैनल नई परख में 2 एपिसोड हम्म, इस मसले पर आपने किया है। उसको हमने बहुत ध्यान से सुना है, देखा है और दूसरी बहसों को भी हम देखते हैं। और फिर आप आज के भास्कर अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर एक आलेख भी आपका छपा है। जी जी मैं इसके लिए आप को का शुक्रगुजार हूं कि ऐसे बड़े सवाल पर सबसे पहले आपने इस मुल्क में लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। ये जो सवाल है हिंदू ध्रुवीकरण, मुस्लिम ध्रुवीकरण, तो दोनों तरह का ध्रुवीकरण कैसे होता है, इस सवाल की तरफ इशारा आपने किया है और हम आपके विचार से पूरी तरह से सहमत है और हमारे संगठन के लोग भी सहमत है और हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के मुसलमानों को, खास करके पसमानदा मुसलमानों को मैं अपील करना चाहता हूं कि नई परख के दोनों एपिसोड को वो निकाल करके, खोज करके पढ़ें और आज के भास्कर अखबार को भी पढ़ें, क्योंकि आगे आने वाली एक बहुत बड़ी मुसीबत, जिससे सांप्रदायिकता घनीभूत हो जाएगी और दो तरफा वो हो जाएगी। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा ही बात चल रही है। तो आपने ठीक कहा है कि जो मुस्लिम लीग के समय और जिन्ना एक नए मुस्लिम लीग को और एक नए जिन्ना की तरह की पर्सनालिटी को खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कम्युनलिज्म है और इसका ध्रुवीकरण है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता है, ये टू वे ट्रैफिक होता है। तो हमारे आप भी जनसत्ता में रहे हैं, हम लोग के सीनियर हैं, लेकिन मैं भी था और प्रभाष जोशी जी को मैं अपना पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना गुरु मानता था। वो कहते थे कि हिंदू सांप्रदायिकता रूपी राक्षस को अगर मारना है तो मुस्लिम सांप्रदायिकता रूपी जो शैतान है, वो तोते में की जान में फंसा हुआ है।
तो दोनों को ये करना पड़ेगा। हमको याद है, हमने प्रभाष जोशी जी को कहा था हमारी एक किताब के रामलीला मैदान में, और मसावात की जंग जिसकी चर्चा की, उसके साथ भी वो बीपी सिंह पटना के गांधी मैदान में उपस्थित थे, और दिल्ली के रामलीला मैदान में दलित मुसलमान की किताब के समय भी वो उपस्थित थे। तो हमने अपनी भाषा में लोगों को थोड़ा सरल करके इस बात को समझाया था कि जैसे दूध होता है, उसको गुनगुना किया जाता है पहले, और उसको दही बनाने के लिए, जमाने के लिए 2 चम्मच जोरन की जरूरत होती है। तो हिंदू सांप्रदायिकता को भी कामयाब करने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता के 2 चम्मच जोरन की जरूरत होती है। और उस समय हमने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जो शिलान्यास वगैरह का जो दौर चल रहा था, और जो विध्वंस हुआ, जो शहादत हुई बाबरी मस्जिद की, उसमें बिहार से ही जा करके सैयद शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों ने पहल की, पॉलिटिकल लोगों ने, और उसमें 2 चम्मच जोरन का काम किया मुस्लिम बाबरी मस्जिद बचाओ एक्शन कमेटी बना करके। और उसमें वो लोकल मामला था, लेकिन इस तरह के लोगों ने और कुछ मुस्लिम उलमाओं ने और कुछ मिल करके उसको नेशनल और इंटरनेशनल इशू बना दिया गया, और उसी का फल है, नतीजा है कि बीजेपी का इतना ग्रोथ हुआ है। यहाँ तक 2 से लेकर माफ के कीजिए, अंसारी साहब माफ कीजिए, आपने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि इस पूरे मसले की रखी, और जी, मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम लोग मुद्दे पर आ जाएं। ये पृष्ठभूमि भी बहुत आवश्यक थी जो आपने रखी। ये जी, लेकिन जिस जमाने का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं 100% आपसे सहमत हूं। लेकिन तब से अब तक गंगा जमुना में काफी पानी बह चुका है और हालात बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, और वो जैसे चाहती है, मीडिया की मदद से, मीडिया को भी उसने कैप्चर कर रखा है, जैसे चाहती है, जो चाहती है, उस तरह की हवा बनाती है, उस तरह का विमर्श चलाती है, उस तरह का नैरेटिव चलाती है भारतीय जनता पार्टी। भारत के इतिहास में कभी भी नैरेटिव को इस तरह कंट्रोल करने वाली और संस्थाओं पर कब्जा करने वाला कोई भी संगठन आज तक नहीं हुआ है। तो हम लोग, क्योंकि जिस ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, यानी पसमानदाओं का, पिछड़े हुए मुसलमानों का अखिल भारतीय मोर्चा, जिस संगठन के आप अध्यक्ष हैं, नेता हैं, भाजपा भी तो पसमानदा पसमानदा की बात करती है। खुद नरेंद्र मोदी इस बात को कह चुके हैं, और हम लोगों ने, मैंने और आपने दोनों ने विट्ठल भाई पटेल हाउस में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सम्मेलन आपने किया था, उसमें मैं भी था। मुझे भी जी, आपने मंच पे बैठाया था, मुझसे भी आपने एक भाषण दिलवाया था वहां पर। तो हम लोग इस राह के, हम दोनों पुराने राही हैं। तो आपने ठीक ही कहा। अब यहाँ सवाल ये है कि 2024 में बहुमत खोने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक रूप से ये तय किया है कि वो पूरे देश में भयानक रूप से मुसलमान विरोधी घृणा की एक आंधी चलाएंगे, और वो आंधी तरह तरह से चल रही है, बेरोक टोक चल रही है। कोई भी जाता है, किसी का भी पैंट उतरवा के देखता है कि भाई तुम हिंदू हो, कोई मुसलमान हो। लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने ढाबे के ऊपर अपना नाम लिखें। बिल्कुल जिस तरह एक यहूदियों के साथ जो व्यवहार वहां किया गया था जर्मनी में, उस तरह का व्यवहार यहाँ मुसलमानों के साथ कमोबेश किया जा रहा है, और किसी को भी लिंच कर दिया जाता है गोरक्षा के नाम पर, किसी को भी जेल में डाल दिया जाता है आतंकवादी होने के संदेह के नाम पर। 20-20 साल लोग जेल में पड़े रहते हैं, फिर बाद में कहा जाता है कि इनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ, फिर वो बाहर आ जाते हैं। बुलडोजर न्याय चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, थूक जिहाद चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें, फिक्रे बनाए जा रहे हैं। और किसी भी मुस्लिम स्मारक की खुदाई शुरू हो जाती है कि इसके नीचे मंदिर है। ये सब काम चल रहे हैं, और जो मौजूदा पार्टियां हैं, उनमें से बहुत सी पार्टियां मुसलमान वोटों की तलबगार भी रही हैं, ऐतिहासिक रूप से अभी भी हैं। वो इसका कोई मुकाबला कर पाने में असमर्थ हैं। मेरे ख्याल से इस हद तक आप मुझसे पूरी तरीके से सहमत होंगे। तो जी, बिल्कुल। ऐसे में मुसलमान वोटर जो हो, चाहे पसमानदा हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अशराफ हो, चाहे अजलाफ हो, चाहे अरजाल हो, कोई भी मुसलमान वोटर हो, वो सोच रहा है कि भाई हम
अपने आप को कैसे बचाएं। जिन लोगों को अभी तक हम वोट देते थे, वो लोग हमारी हिमायत कर पाने में और हमारा मसला सामने रख पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं लगातार। राहुल गांधी जमकर बोलते हैं, ये बात सही है, राहुल गांधी राष्ट्रीय संघ के खिलाफ खूब जम के बोलते हैं, लेकिन वो बोलते ही हैं, इसके अलावा उनकी पार्टी तो ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है इससे लगे कि भाई उसके ऊपर कोई काबू आप संयमित कर रहे हैं उस हिंदू सांप्रदायिक ताकत को। ऐसा नहीं हो पा रहा है। भाजपा ऐसा इसलिए कर रही है मेरी निगाह में कि वो चाहती है कि जो उसका कट्टरपंथी कोर है, उस कोर में बढ़ोतरी की जाए। उसे लगता है कि उस कमी की वजह से ही वो 2024 में अपना बहुमत खो बैठे। उनकी 20% सीटें कम हो गई, 303 से वो 240 पे आ गए। तो ऐसी स्थिति में जब मुसलमान मतदाता दोबारा अपनी मतदान प्राथमिकताओं के बारे में सोच रहा है, ऐसी स्थिति में कोई ना कोई पार्टी तो उसे चाहिए जिसको वो वोट करेगा। उसमें बहुत से मतदाता हैं, पिछली जो मौजूदा पार्टी पहले से स्थापित पार्टियां हैं, उनसे निराश हैं। तो वो उनको एआईएमआईएम उभरती हुई ताकत के रूप में दिखती है। और कम से कम अभी तक सबूत प्रमाण इस तरह के मिले हैं कि शहरी और अर्ध शहरी मतदाताओं का कुछ कुछ रुझान के संकेत मिलने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हो गया है पूरा, उसके संकेत मिलने लगे हैं। ऐसे में जिस संगठन के आप अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, और आपका कहना यह है कि 80% से ज्यादा मुसलमान दरअसल पसमानदा होते हैं, और जो अशराफ नेतृत्व है उनका, जो इन पार्टियों में जमा बैठा है, और खुद एआईएमआईएम का नेतृत्व भी अशराफ नेतृत्व की श्रेणी में ही आता है, तो वो लोग उनको उल्लू बना के उनके वोट हासिल कर लेते हैं, मिलता मिलाता उन्हें कुछ है नहीं। अब आपने एक नई बात भी कही कि इन लोगों की जो सांप्रदायिक किरदार की वजह से ये दही में जामन का काम करते हैं, और हिंदू सांप्रदायिकता का दही इनकी वजह से बड़ा बढ़िया तरीके से जमता है, जो अभी आपने वक्तव्य दिया। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज इसमें क्या कर रहा है, जबकि मतदाता और लोग इतने निराश हैं, मुस्लिम मतदाता इतने निराश हैं, और वो नई पार्टी, नए नेतृत्व की खोज कर रहे हैं। ऐसे में आपकी भूमिका क्या है? देखिए अभय जी, आपने जिस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सम्मेलन की मिसाल दी, तो उसी समय हमारे संगठन ने एक खुला पत्र मोदी के नाम जारी किया था, और तमाम देश की कांग्रेस सहित आरजेडी, अखिलेश जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित कम्युनिस्ट पार्टियों सहित सबको वो खुला पत्र भी भेजा था। और इस खतरे का हमने ये जिक्र किया था कि किस तरह से मोदी पसमानदा की बात कर रहे हैं। जब हैदराबाद में, फिर दिल्ली के सीईसी के मीटिंग में, फिर भोपाल की मीटिंग में उन्होंने पसमानदा स्नेह यात्रा वगैरह, तो ये कितना खतरनाक है, ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका काट क्या हो सकता है, हम सब मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, कभी भी नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लोग ये हैं, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि जैसे अभय दुबे जी का ये फर्ज बनता है कि हिंदू सांप्रदायिकता जो फैला रहे हैं उनका गिरेबान पकड़े, उसी तरह से जो मुस्लिम अली अनवर का फर्ज बनता है कि मुस्लिम जो फिरका परस्ती है, पंथ है, उसको शीशे में वो उतारें। तो उस काम को हमारा संगठन बहुत छोटा संगठन है, और उस काम को हमने बखूबी माने हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे संगठन है, ना हम कोई एनजीओ है, ना हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई मदद करती है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम थे, वो पॉलिटिकल पार्टी जब 17 में नीतीश कुमार के साथ चली गई, तो हमने पार्लियामेंट से बगावत कर दी, सबसे पहले हमने बगावत की और हम बाहर हो गए। फिर हम जब हम लोगों का आकर्षण हुआ राहुल गांधी जी की तरह, जिस तरह से ये आरएसएस के खिलाफ खुल करके, बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, आरक्षण को लेकर के ये के सवाल पर ये बात करते थे, तो हम लोगों को उम्मीद बनी कि ये शायद हम लोगों के सवाल को टेकअप करेंगे।
हम लोग लालू जी की पार्टी से निराश हो चुके थे। क्या राहुल जी से में आपकी मुलाकात हुई? राहुल जी से मुलाकात ही नहीं हुई। उनके साथ पटना में एक मंच पर हमने भाषण भी किया, उनके सामने भाषण किया और इन सब सवालों को उठाया। और फिर दिल्ली जा करके ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के 16 जो हमारे नेता हैं देश भर के, उनके साथ 1 घंटा 7 मिनट तक 10 जनपथ रोड सोनिया गांधी जी के आवास पर उनके साथ बैठक हुई। और हमने उनको समझाने की कोशिश की कि क्यों जरूरी है कि हर तरह के लोग, हर खित्ते के लोग अपने अपने समाज के सांप्रदायिक तत्वों पर नजर रखें। मुस्लिम सांप्रदायिकता राई की बराबर है और एक चम्मच जोरन की बराबर है, तो हम इसके खिलाफ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब अगड़े मुसलमान, फॉरवर्ड मुसलमान या सब हिंदू सांप्रदायिक हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को सतर्क रहना है। और इसके लिए एक ही मांग रखी हम लोगों ने कि अपने यहाँ आप पसमानदा का एक प्रकोष्ठ बनाइए। जिस तरह से आप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बनाए हैं, जिस तरह से माइनॉरिटी प्रकोष्ठ बनाए हैं, ओबीसी प्रकोष्ठ बनाए हैं, उसी तरह से एक प्रकोष्ठ भी बनाए। हमने कोई अपने लिए और मांग या किसी के लिए कोई पैरवी नहीं की, और सब पार्टियों से यही। लेकिन ये लोग समझते हैं कि पसमानदा का सख्त जबान पर लाने से ये लोग डरते हैं। तो हम लोग बड़ी आबादी है, और जो हम दावा करते हैं बिहार में सर्वे हुआ है, ये आबादी का रेशियो करीब करीब वही सच भी हुआ है। देश के पैमाने पर भी होगा तो इससे भी ज्यादा निखर करके वो आएगा। तो हमारा कहना है कि पसमानदा लोगों में जो मुस्लिम आबादी आपने का, जो राहुल जी से आग्रह किया, अली अनवर साहब, जो राहुल जी से आपने ये आग्रह किया, उन्हें बताया कि अपने यहाँ पसमानदा प्रकोष्ठ सेल बनाइए, जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे सामने 3 बार कम से कम अपनी जुबान से पसमानदा शब्द कहा, लेकिन फिर वो माइनॉरिटी बोलने लगते हैं। हमारा कहना है कि आप माइनॉरिटी बोलिए, उससे एतराज नहीं है, लेकिन हम तो मुस्लिम समाज के मेजॉरिटी हैं। और जब मेजॉरिटी और अकलियत कहते, इतना रटती है ये पार्टी कि हम लोगों को इन लोगों ने कम अकला समझ लिया है। हम लोगों को इस शब्द से माने घबराहट होने लगती है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, केंद्रीय मंत्री हो, इनके पार्टी के तमाम लोग वही लोग भरे हुए हैं। आप देखिए कि गुलाम नबी आजाद साहब कहाँ चले गए। आप देखिए कि सलमान खुर्शीद साहब जाति जनगणना के खिलाफ किताब लिखते हैं, और भी दूसरे नेता, कोई लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। तो इनके पास वो विचार, हम वैचारिक संघर्ष की बात करते हैं। वैसी साहब से हमारा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, उनकी सियासत अलग है, हमारी सियासत अलग है। लेकिन वैचारिक संघर्ष करने के लिए सामाजिक न्याय हिंदू समाज के लिए सिर्फ नहीं बना है, मुस्लिम समाज के लिए भी सामाजिक न्याय बना है। और जैसा कि आपने ठीक कहा कि पिछड़े में है, अति पिछड़े में है, जनरल कैटेगरी में है, और जो ईडब्ल्यूएस का फायदा मिलता है हमारे आंकड़ों को मिलता है, तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि इस शक्ति को, जो आजादी के समय मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ लड़ा था, उसी परंपरा को हम लोग और समृद्ध करके और व्यापक करके इस पसमानदा पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। आज दुनिया भर में, आज कल ही मैं परसों दिल्ली में था, एक जर्मनी की यूनिवर्सिटी की लड़की इस वक्त पीएचडी कर रही है, कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कर रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कर रहा है, कोई बर्लिन में कर रहा है, सिंगापुर में, जेएनयू में, जामिया में, डीयू में लड़के कर रहे हैं। एकेडमिक्स में आप लोग इस बात को समझ गए हैं, लेकिन ये जो सेकुलर जो पार्टियां हैं इस बात को नहीं समझती हैं। तो ये खतरा उनको
पसमानदा मुसलमानों के तरफ से। और अब तो हालत ये हो गई है कि सेकुलर शब्द अपने जबान से कहने में भी ये लोग डरते हैं। और मुसलमान मॉब लिंचिंग का जहां तक सवाल है, जहां तक दंगे फसाद का सवाल है, तो उसमें 80% पसमानदा, 90%, 95% पसमानदा मुसलमान ही मरते हैं। तो हम लोग निराश भी इन लोगों के तरफ से हो जाते हैं, तो इन लोगों का भट्टा बैठ जाएगा। तो इसलिए ये निराशा का ही परिणाम है। सही आपने मर्ज को पकड़ा है कि मुसलमानों में, मुसलमान कहने का मतलब क्या है, जो 80% है वो मुसलमान सबसे पहले है। तो उसमें निराशा हो गई है कि ये बचाव हमारा नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम लेने में डर रहे हैं, हमारी मॉब लिंचिंग है। आप बता दीजिए, देश भर में इतने मॉब लिंचिंग हुए, कांग्रेस का कोई नेता, बड़ा नेता या किसी सेकुलर पार्टी का नेता वहां गया क्या मॉब लिंचिंग में? जब मैं पार्लियामेंट में था, जहां जहां देश में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, जहां जहां मॉब लिंचिंग होती थी, मैं अकेले जाता था। मुसलमानों की, मुस्लिम एमपीज की एक बैठक दिल्ली में हो रही थी, मैं इन बातों रहमान से खान वाकिफ़ था। हूँ। अंसारी साहब, मैं आप जो कह रहे हैं, मैं इन बातों से वाकिफ़ हूँ और इसीलिए मैं हमेशा आपकी सराहना करता हूँ कि आप लगातार इस मोर्चे पे डटे हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ठीक है, पसमानदा के प्रश्न पर जो एकेडमिक रिसर्च है, वो काफ़ी हो रही है। लोगों में काफ़ी दिलचस्पी है। मैंने भी काफ़ी लिखा पढ़ा है, सोचा है उसके बारे जी, में और दूसरों का लिखा पढ़ा भी मैंने देखा है। ये सब बातें ठीक हैं आपकी। लेकिन ज़मीन पर जो राजनीति होती है, उसमें अपनी-अपनी बिरादरी को, अपने-अपने समुदायों को, अपनी-अपनी जाति को गोलबंद करना पड़ता है और उसको संगठन दलबंद करना पड़ता है। आप तो जानते ही हैं सब, मैं आपको क्या बताऊँगा, ये बातें आप पहले से जानते हैं। तो जो वो दलबंदी की राजनीति है, गोलबंद करने की राजनीति है, जो चुनाव के समय भी होती है और 2 चुनावों के बीच भी होती है। इस राजनीति में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज किस तरीके से हस्तक्षेप करता है। देखिए, एक पैटर्न आया है निकल कर, समझने की ज़रूरत है। ठोस बातों पर हम लोग चर्चा की जाए, थीसिस के तौर पे हम लोग एक-दूसरे से सहमत हैं। आप मुझे और अपने से और ज़्यादा सहमत नहीं कर सकते, मैं पहले ही काफ़ी सहमत हूँ आपसे। जी, जी, मेरा निवेदन ये है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन, ये जो संगठन है, इसने इसका एक तरीका है और वो तरीका ये है कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी जिन निर्वाचन क्षेत्रों में ज़्यादा है, वहाँ पर ये अपनी रणनीति इस तरीके से चलाते हैं कि हिंदू वोट विभाजित हो जाए और मुस्लिम वोट एकताबद्ध हो जाए, ताकि वो या तो चुनाव जीत जाएँ या चुनाव जीतने के करीब पहुँचे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। ये तरकीब कई जगह उन्होंने आज़माई है। सीमांचल में इस तरकीब को लेके बिहार में, आप तो बिहार के ही हैं, वहाँ ये 2 विधानसभा चुनावों से कुछ कामयाबी दिखा रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने कई लोकसभा चुनाव जीते इसी रणनीति को अपनाकर। अब बाकी जगहों पर भी इस रणनीति को अपना रहे हैं, अभी ग्रामीण मुसलमानों तक उनकी बात नहीं पहुँची है। लेकिन चूँकि दूसरी पार्टियाँ नाकाम हो रही हैं, तो मुसलमानों में एक एक तरह का रुझान है, उसके संकेत दिख रहे हैं कि लोग इनको उनके विकल्प के तौर पे देख सकते हैं। सवाल ये है, क्या आप भी अपना विकल्प उनके सामने पेश कर रहे हैं? या आप अभी आपकी बात किताब लिखने, रिसर्च करने या सिद्धांत बताने तक ही है? सवाल ये है कि ज़मीन पर उतरकर गोलबंदी की राजनीति करना, संगठन बनाना, उस संगठन के साथ लोगों को जोड़ना, उनके पूरे नेताओं को चुनाव के मैदान में आना, जब तक आप चुनाव के मैदान में नहीं आएँगे या उसका मंसूबा नहीं बाँधेंगे, तब तक आप भारत में राजनीति चुनावी राजनीति है। वहाँ पर आप हस्तक्षेप नहीं कर पाएँगे। उस दिशा में आपके प्रयास क्या हैं? ज़रा इनके ऊपर रोशनी डालिए। क्या योजना है आपकी? जी, 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 जी। देखिए, सबसे पहले कि हम ये मानते हैं, और इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है, कि हम लोगों के पास संसाधन की कमी है। और हमारे समाज के लोगों में इतनी जागरूकता अभी नहीं है कि वो पैसे से, धन बल से एक पार्टी खड़ी कर सकें। तो हम लोगों की कोई पार्टी नहीं है, कोई एनजीओ हम लोग नहीं चलाते हैं।
और दूसरी चीज कि इसमें जरूरत है, इतना बड़ा सवाल है कि जब तक से जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं उस सवाल को नहीं समझेंगी और उनके मसाइल को नहीं हल करेंगी और उन पर हो रहे हमलों के लिए आगे नहीं आएंगी, उस समाज के लोगों को आगे नहीं करेगी, उनकी मदद नहीं करेगी, तब तक हम अकेले या एक छोटे से संगठन के जरिए हम वैचारिक रूप से जितने भी समृद्ध हों, लेकिन हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ओवैसी कर रहे हैं, तो ओवैसी को आप जानते हैं कि कितने समृद्ध आदमी हैं, कितने दबंग आदमी हैं और कितनी दौलत जहां से भी वो जुगाड़ करते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे, वो उनके पीछे दौलत है। उनके पीछे बिहार में चुनाव जहां जहां होता है, कोई जरूरत पड़ती है तो कोई बाढ़ आ गया तो 2 ट्रक 4 ट्रक वो बांटने के लिए कपड़ा और अनाज भेज देते हैं, लेकिन हम लोगों के पास वो शक्ति नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं और हमको भी कई उकसाने वाले हैं कि ये आप पार्टी बनाइए और पैसा दीजिए, लेकिन हम जानते हैं कि वो पैसा देने वाले जो लोग हैं किसके इशारे पर वो लोग आ रहे हैं। या तो वो दक्षिणपंथी लोगों की तरफ से हमको खड़ा करना चाहते हैं, हमको अपनी तरफ से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दूसरे के पैसा से हम पार्टी खड़ा करके हम अपनी सियासत नहीं कर सकते हैं। तो हमारा संकट ये है कि हमारा संसाधन नहीं है और आप बखूबी जानते हैं कि अब वो जमाना नहीं है कि मुठिया वसूल करके और 10-10 रुपया 5-5 रुपया वसूल करके कोई बात खड़ी की जा सके। अब तो 1,000 लोगों को जुटाने के लिए लोग बड़ी बड़ी पार्टियां और छोटे छोटे जो सामाजिक जातीय संगठन है, हमारा कोई एक जाति का संगठन नहीं है, तो जातीय संगठन है, वो 5-5 लाख ही खर्चा करते हैं, बजट होता है तो 500-1,000 आदमी जुटा पाते हैं। हम लोग 500-1,000 आदमी जुटाते हैं, जुटा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा साधन के अभाव में हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी बेचैनी है कि वैचारिक रूप से हम लोग चाहते हैं और अपील करते हैं, अभी भी उम्मीद है राहुल गांधी जी से ही, अभी भी उम्मीद है अखिलेश यादव से ही, अभी भी हार गए हैं बिहार में तेजस्वी यादव, उम्मीद है तो हम उनसे क्या आपकी ऐसे लोगों से अखिलेश जी से कभी बातचीत हुई? अनवर जी, साहब, अखिलेश जी से कभी कोई बातचीत हुई इस सिलसिले में? राहुल अखिलेश जी के जी बारे से में बताया हमारी नहीं आपने। बातचीत हुई, लेकिन उनके धर्मेंद्र जी से हमारी बात होती है। अभी पुस्तक मेला में उनके साथ जाति जनगणना प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की जो किताब थी का विमोचन हम ही लोगों ने मिलकर किया। तो इसका मतलब कि हम तो थक गए हैं लालू जी से बात करते करते, और उसी थकने में हम 5 से 98 में हम संगठन बनाए थे, 5 में हम नीतीश कुमार, मजबूरी में नीतीश कुमार के साथ गए और इन्हीं लोगों के बहकावे पर जमीयत उलमाए हिंद और इनके नेता, ये हमने बताया राहुल जी को भी कि आपके नेता ये दिग्गी राजा जो है दिग्विजय सिंह और जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, ये लोग लालू जी को गए और हम लोग दिल्ली चले गए थे लालू जी के बुलावे पर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से मिलने के लिए। इन्होंने पत्ता काट दिया, लालू जी ने हम लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। हम लोगों के डेलीगेशन में पीएस कृष्णन थे, हम लोगों के डेलीगेशन में कई पूर्व एमपी, कई ब्यूरोक्रेट थे, तो हम लोग गए थे देश भर से, लेकिन ये लोगों ने नहीं मिलने दिया। उसके रिएक्शन में हम लोग नीतीश जी को मदद किए और तब से आए, तब से लालू जी आज तक सत्ता में नहीं आए, लेकिन इनका दिमाग नहीं खुलता है। उसी तरह से हम लोग अखिलेश जी से कहना चाहते हैं कि जहां मुसलमानों की आबादी है यूपी में, मऊ में, आजमगढ़ में और सब इलाकों में हम जाते हैं, मुस्लिम आबादी है,
लेकिन कॉर्पोरेटर के चुनाव में, मुखिया के चुनाव में ये अपने स्वजातीय को उम्मीदवार बना देते हैं। रिएक्शन में वहां का बुनकर चला जाता है, बीजेपी के को कई लोग वोट दे देते हैं, कई लोग निराश होकर के बैठ जाते हैं। तो ये लोग जब तक कंससली इस बड़े समाज से नेता नहीं निकालेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। हम क्या मांगने गए थे? हम तो पैसा नहीं मांगने गए थे। हमने तो एक सवाल कहा था कि आप एक पसमानदा प्रकोष्ठ बनाइए। हम पूरे देश में घूमते हैं और पसमानदा समाज को हम संगठित करते हैं। हम अखिलेश जी से भी आपके माध्यम से कहते हैं कि वो पसमानदा प्रकोष्ठ अपने राज्य में बनाए। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, हम लोग घूमेंगे, यहाँ से जा करके घूमेंगे और जो भी शक्ति है लगाएंगे हम लोग। बहुत-बहुत धन्यवाद अंसारी साहब। आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी, आपका आपकी शैली आंदोलनकारी है, आप जद्दोजहद में विश्वास करते हैं और अ, आप उस गुंजाइश को ढूँढ रहे हैं, उस सांगठनिक गुंजाइश को ढूँढ रहे हैं, चाहे वो गुंजाइश आपको कांग्रेस में मिले, राष्ट्रीय जनता दल में मिले या समाजवादी पार्टी में मिले। आप उस गुंजाइश को ढूँढ रहे हैं, जिसके ज़रिए पसमानदा का विचार राजनीतिक रूप से परवान चढ़ाया जा सके। ठीक है, अभी आपको तुरंत ऐसी कोई सफलता नहीं मिली जिसको उल्लेखनीय कहा जा सके, लेकिन निश्चित रूप से आपका रास्ता उचित है, सही है और मैं ये मानता हूँ कि पसमानदा राजनीति आगे जाकर मुस्लिम समाज में बल पकड़ेगी और देश में एक उदारतावादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष या सर्वधर्म समभाव वाले लोकतंत्र को उससे बढ़ावा प्राप्त होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। हम लोग शुक्रिया। इस विषय पर मिलते रहेंगे शुक्रिया और चर्चा करते जी। रहेंगे। जी, शुक्रिया। धन्यवाद।